हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, जो चिकित्सा विभाग है जिसमें पैरामेडिकल हो गया, इसके अलावा एएनएम की जो भर्ती आने वाली थी, फाइनली वो भर्ती आ चुकी है। 2 दिसंबर को चिकित्सा विभाग ने शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी किया था। जैसा कि ये सिपू इस वैकेंसी को कंडक्ट करवा रहा है, मतलब सिपू ये आयोजित करवा रहा है। तो 2 दिसंबर को शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताया था कि वैकेंसी आने वाली है और 15 तारीख को आपके 4 बजे विस्तृत विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो फाइनली आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये मैंने rajswasthya.org वेबसाइट को ओपन कर रखा है। आप भी इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, महिला स्वास्थ्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन भर्ती 2022 विस्तृत विज्ञप्ति, ये देख सकते हैं साथियों। 4 बजे का टाइम था और उसी टाइम पे आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है चिकित्सा विभाग पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए। तो अब हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, क्या इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिट क्या है, इसके अलावा कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, क्या इसके लिए एग्जाम होगा या नहीं, सारी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले, इसके अलावा आपको एकेडमिक कोर्सेज, इसके अलावा RUHS एंट्रेंस, इसके अलावा एम्स एंट्रेंस की जो भी क्लासें हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं विस्तृत विज्ञप्ति की ओर। सबसे पहले मैं विस्तृत विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लेता हूं, फिर हम उस नोटिफिकेशन की डिटेल से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं विस्तृत विज्ञप्ति डाउनलोड हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान, जयपुर, महिला स्वास्थ्यकर्ता यानी कि एएनएम। इसके अलावा मैं बात करूं सहायक रेडियोग्राफर, तो असिस्टेंट रेडियोग्राफर, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, ये तीनों की जो भर्ती है उसकी विस्तृत विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। चिकित्सा विभाग ने 2 दिसंबर को ही शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट जारी किया था। ये देख सकते हैं, दिनांक 15/12/2022, जस्ट अभी की अपडेट है। तो अब हम इस विज्ञप्ति में आगे की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सिपू, ये देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, सिपू इस वैकेंसी को आयोजित करवा रहा है। जयपुर द्वारा अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु महिला स्वास्थ्यकर्ता के कुल 1155 पद, मतलब कि एएनएम के लिए 1155 पोस्ट है। इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर के कुल 1015 पोस्ट। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की बात करूं तो 1044 पद, जिनमें सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के बैकलॉग के पद भी सम्मिलित है। मतलब साथियों, जो भी पिछली भर्ती थी 2020 की भर्ती थी लैब टेक्नीशियन, इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर की, उस भर्ती में जो पद रिक्त रह गए थे, मतलब जो पोस्टें खाली रह गई थी, उन बैकलॉग पदों को भी इस भर्ती में शामिल किया गया है। ये देख सकते हैं आप, क्लियर दे रखा है, मतलब पिछली भर्ती के जो पोस्ट जिनमें रिक्त रह गए थे, मतलब जिनको ज्वाइनिंग वगैरह नहीं मिली, पोस्टें रिक्त रह गई थी, वो बैकलॉग पद भी इस भर्ती में शामिल किए गए हैं। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद स्थायी है, ये साथियों परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी संविदा वाली वैकेंसी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई अगर स्टूडेंट कंफ्यूजन में भी है तो, जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है। विज्ञापित पदों की संख्या में कमी वृद्धि की जा सकती है। ये देख सकते हैं, अगर चिकित्सा विभाग चाहे तो पोस्ट इंक्रीज भी कर सकता है और पोस्ट को डिक्रीज भी कर सकता है, मतलब पदों में वृद्धि और कमी की जा सकती है। तो अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं, किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें दे रखी है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लैब टेक्नीशियन नॉन टीएसपी। तो नॉन टीएसपी लैब टेक्नीशियन के अंदर टोटल 816 पोस्टें दे रखी है, ये देख सकते हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कैटेगरी वाइज, तो नॉन टीएसपी के अंदर जो लैब टेक्नीशियन 816 पोस्ट है, उसके अंदर 209 पोस्ट आपकी जनरल की दे रखी है, ये देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट सामान्य यानी जनरल कैटेगरी। इसके बाद में आपकी 60 पोस्ट है जो आपके दे रखी है सामान्य महिला कैटेगरी की। इसके बाद में मैं बात करूं 24 पोस्ट है जो लैब टेक्नीशियन के अंदर नॉन टीएसपी के अंदर, तो ये विधवा की दे रखी है। इसके बाद में 5 पोस्ट है जो आपकी, ये देख सकते हैं, विच्छिन्न विवाह मतलब कि डिवोर्स, तलाकशुदा, उनकी ये पोस्ट है, 5 पोस्ट है। इसके अलावा मैं बात करूं 91,
तो 91 पोस्ट है आपके सामान्य की दे रखी है, वापिस सामान्य, मतलब ये हो गया आपके एससी कैटेगरी के अंदर जो जनरल है उनकी है 91 पोस्ट है। इसके बाद में मैं बात करूं 26 पोस्ट तो सामान्य महिला की एससी कैटेगरी के अंदर लैब टेक्नीशियन भर्ती की। इसके बाद में 10 पोस्ट है जो आपके दे रखी है विधवा की एससी कैटेगरी के अंदर। इसके बाद में 2 पोस्ट वही एससी कैटेगरी के अंदर डिवोर्स तलाकशुदा की। अब हम आगे चलते हैं एसटी कैटेगरी की ओर। जनरल की हमने बात कर ली, इसके बाद में एससी की कर ली, इसके बाद में एसटी कैटेगरी के अंदर जो जनरल की पोस्ट है 68 पोस्ट दे रखी है, ये देख सकते हैं 68 पोस्ट। इसके अलावा 19 पोस्ट दे रखी है आपके सामान्य महिला की एसटी कैटेगरी के अंदर लैब टेक्नीशियन नॉन टीएसपी। इसके बाद में 8 पोस्टें हो गई आपके विधवा की एसटी कैटेगरी के अंदर। इसके बाद में 1 पोस्ट है जो दे रखी है आपके तलाकशुदा की एसटी कैटेगरी के अंदर, जो ये लैब टेक्नीशियन भर्ती है उसकी। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ओबीसी की, ये देख सकते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। इसकी बात करें ओबीसी की तो ओबीसी के अंदर जो सामान्य की पोस्ट हैं 119 पोस्ट है, ये देख सकते हैं सामान्य की 119 पोस्ट है। इसके अलावा 34 पोस्ट है आपके सामान्य महिला की ओबीसी के अंदर नॉन टीएसपी एरिया। 13 पोस्ट है जो आपके दे रखी है विधवा की ओबीसी के अंदर। बाकी 3 पोस्ट है वो होगी आपके विच्छिन्न विवाह, मतलब वही तलाकशुदा। अब हम आगे चलते हैं लैब टेक्नीशियन नॉन टीएसपी के अंदर। तो अब हम आगे ओबीसी के बाद में बात करने वाले हैं एमबीसी कैटेगरी की। जो भी एमबीसी कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आते हैं तो एमबीसी के अंदर जो सामान्य की पोस्ट है टोटल 28 पोस्ट है, मतलब मात्र 28 पोस्ट है एमबीसी कैटेगरी की। सामान्य महिला की पोस्टों की मैं बात करूं तो 9 पोस्ट है। इसके अलावा 3 पोस्ट है आपके विधवा की, और जो डिवोर्स तलाकशुदा है उसकी कोई भी पोस्ट नहीं है एमबीसी के अंदर लैब टेक्नीशियन के अंदर। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं ईडब्ल्यूएस, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस के मैं सामान्य की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 57 पोस्ट हैं। इसके बाद में सामान्य महिला की बात करूं ईडब्ल्यूएस के अंदर तो 17 पोस्ट है, मात्र ओनली फॉर 17 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस के अंदर दे रखी है सामान्य महिला की। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं विधवा, तो विधवा की आपके टोटल पोस्ट है 6 पोस्ट दे रखी है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंदर तलाकशुदा, तो इसकी पोस्ट है आपके डिवोर्स तलाकशुदा की 1 पोस्ट है, तो ये ईडब्ल्यूएस की हो गई। इसके बाद में जो भी आपकी स्पेशल कैटेगरी होती है, जो भी ये विशेष योग्यजन होते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एरिया शेरी एरिया, तो इनकी पोस्टें दे रखी है। इनके अंदर मैं बात करूं तो जो भी भूतपूर्व सैनिक है उनकी सबसे ज्यादा पोस्ट है, ये देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक की 102 पोस्ट है। बाकी ये आप पोस्ट जरूर देख ले, जो भी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह एरिया वाले आते हैं शेरिया के अंदर जो आते हैं। तो अब मैंने बात की थी नॉन टीएसपी लैब टेक्नीशियन भर्ती है उसकी पोस्टों के बारे में। जितनी भी कैटेगरी सारी कैटेगरी की मैंने आपको पोस्ट बता दी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सहायक रेडियोग्राफर टीएसपी। जो सहायक रेडियोग्राफर है उसमें के अंदर टीएसपी की पोस्टों की बात कर लेता हूं। तो साथियों टीएसपी की पोस्टें वैसे कम आती है, तो टीएसपी की पोस्टें आप जरूर रीड कर लेवे। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको जो नॉन टीएसपी की पोस्ट है वही बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक रेडियोग्राफर नॉन टीएसपी की टोटल 725 पोस्ट हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन के अंदर 816 पोस्ट थी, उसी प्रकार सहायक रेडियोग्राफर नॉन टीएसपी के अंदर 725 पोस्ट आई है। इसके अंदर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 187 पोस्ट है नॉन टीएसपी के अंदर। इसके बाद में आपके बात करें जनरल कैटेगरी फीमेल की तो यहाँ पे 53 पोस्ट। इसके अलावा विधवा की मैं बात करूं तो 21 जनरल के अंदर। इसके बाद में जो डिवोर्स है तलाक है उसकी मैं बात करूं तो 5 पोस्ट है। सहायक रेडियोग्राफर में जनरल कैटेगरी की पोस्टों के बाद मैं बात कर लेता हूं एससी कैटेगरी की जो भी पोस्ट है उनकी। तो एससी कैटेगरी में सामान्य की जो पोस्ट है ये देख सकते हैं आप 80 पोस्ट है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं सामान्य महिला की, तो सामान्य महिला की 23 पोस्ट है। इसके बाद में बात कर लेता हूं विधवा, तो 9 पोस्ट दे रखी है विधवा की। इसके अलावा जो भी आपके डिवोर्स तलाक है उसकी 2 पोस्ट है। ये हो गई आपके जनरल और एससी कैटेगरी। अब हम चलते हैं एसटी कैटेगरी की ओर, उनकी पोस्ट देखते हैं सहायक रेडियोग्राफर के अंदर। ये देख सकते हैं एसटी
एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी के अंदर जो भी सामान्य की पोस्ट है वो टोटल 60 पोस्ट है। इसके अलावा सामान्य महिला, विधवा, ये डिवोर्स, तलाकशुदा, इनकी आप पोस्ट जरूर रीड कर लेवे। मैं अब आपको सामान्य की पोस्ट एक बार और बता देता हूं। अब हम ओबीसी कैटेगरी के अंदर बात करते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो भी ये सामान्य पोस्ट है ये देख सकते हैं 105 पोस्ट आई है। अब इसके बाद में ओबीसी के बाद में मैं बात कर लेता हूं आगे की ओर। ओबीसी के बाद अब हम बात कर लेते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी के अंदर जो सामान्य की पोस्ट है मात्र 25 पोस्ट है, मतलब 25 पोस्ट आई है। इसके बाद में ये आप जरूर रीड कर ले, सामान्य महिला, विधवा, विच्छिन्न विवाह, जो भी आपके तलाक वगैरह वो है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की पोस्टें कितनी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कई स्टूडेंट का। तो ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, सामान्य के अंदर टोटल 51 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की, सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के अंदर। बाकी महिला की मैं बात करूं तो महिला की आगे आपके 15 पोस्ट है, विधवा की आगे आपके 5 पोस्ट है, और डिवोर्स, तलाक की आगे आपकी 1 पोस्ट। मतलब पिछली भर्ती से जो ये नॉन टीएसपी की पोस्ट है कम है। ठीक है, अब हम ये आपके हो गए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एरिया वाला एरिया, ये आप जरूर रीड कर लेवे। ये देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक की इसमें और ज्यादा पोस्ट हैं जिस प्रकार लैब टेक्नीशियन के अंदर थी। अब हम बात कर लेते हैं जो भी महिला स्वास्थ्यकर्ता की भर्ती है, ये देख सकते हैं ये टीएसपी एरिया है। मैं नॉन टीएसपी की बताने वाला हूं आपको, जैसा मैंने कहा था। बाकी आप जो भी टीएसपी एरिया उसकी पोस्ट जरूर रीड कर ले। 1047 पोस्ट आई है नॉन टीएसपी एएनएम के अंदर। अब मैं सामान्य की बात करूं यूआर के अंदर जनरल की, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ओनली महिलाओं के लिए भर्ती होती है साथियों। एएनएम की है महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती, के नाम से आपको पता चल रहा है एएनएम मतलब महिला स्वास्थ्यकर्ता भर्ती। तो ये आप जरूर पोस्टें रीड कर ले, ये एएनएम की भर्ती की। ठीक है, मैंने आपको लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती की जो पोस्ट है मेनली मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन में आगे की ओर। अब जो इस भर्ती के अंदर जो भी नॉन टीएसपी की पोस्ट आई थी वो मैंने आपको बता दी है, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर। इसके अलावा जो महिला स्वास्थ्य करता है उसकी भी आप पोस्ट रीड कर ले अगर आप उससे बिलोंग करते हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। अब मैं बात कर लेता हूं जो भी बैकलॉग पद है लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर में पिछली भर्ती के जो पोस्ट है इसके अंदर जोड़ी गई है, तो मैं उन बैकलॉग पदों की बात कर लेता हूं। ठीक है, तो बैकलॉग के अंदर अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 144 पोस्टों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है जो भी है। अब बैकलॉग पद के अंदर अगर हम बात करें अनुसूचित क्षेत्र, इसके अलावा गैर अनुसूचित क्षेत्र दे रखा है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ये आप देख सकते हैं ये अलग अलग पोस्टें दे रखी है, ये आप जरूर रीड कर लो। ये बैकलॉग पद है, सहायक रेडियोग्राफर 215 पोस्ट है पिछले बैकलॉग पदों की जोड़ी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये आप जरूर रीड कर ले। अब हम विज्ञप्ति की आगे की ओर चलते हैं, पोस्ट आप खुद ही रीड कर ले, साथ वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको मेनली जो भी पॉइंट है, एज क्राइटेरिया और भी क्या क्या इसके अंदर लागू किया गया वो मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। ये आप देख सकते हैं नोट, विज्ञापित पदों में आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी को नियमानुसार पात्र श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करने पर ही देय होगा। ये देख सकते हैं अगर हम फॉर्म फिल करते हैं और मैं अगर मान लो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मान लो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं, तो अगर मेरे पास जो भी आरक्षण का लाभ मुझे तभी दिया जाएगा जब मैंने उसके अंदर ईडब्ल्यूएस का यस या नो का जो भी ऑप्शन है, जो भी वहां डॉक्यूमेंट कुछ वगैरह मांगा जा रहा है जो फॉर्म में, अगर मैंने फिल किया है तभी मुझे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा मैं जनरल कैटेगरी में आ रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूं राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने से संबंधित आरक्षण के लाभ हेतु पात्रता के लिए नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ये देख सकते हैं आप, अगर मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं और मुझे आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा इस भर्ती के अंदर। अब मैं आगे बात कर लेता हूं। आगे राज्य सरकार कार्मिक ग्रुप 2 विभाग की अधिसूचना दिनांक 21/10/2019 के अनुसार यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से विवाह के माध्यम से संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो साथियों ये जो भी कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन है ये देख सकते हैं 21/10/2019 का, उसके अनुसार इसके अंदर जो भी ये दे रखा है इंस्ट्रक्शन वगैरह वो आप रीड कर लें। इसके अनुसार ही अगर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में कुछ दिया हुआ है। अब मैं 4 पॉइंट की बात कर लेता हूं। विधवा वर्ग की महिला अभ्यर्थी आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी
द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थियों का विवाह होने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर कोई महिला विधवा कैटेगरी से बिलोंग करती है और उसने फॉर्म अप्लाई किया है तो जो भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था उसके हस्बैंड का, वो इसके अलावा उससे जो उसका विवाह हुआ था उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह को भी विवाह विच्छेदन का प्रमाण पत्र, अगर आपका डिवोर्स हो गया किसी से तो उसके लिए भी वो आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये देख सकते हैं आप, करने की अंतिम तारीख तक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी। मतलब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे विज्ञप्ति आज जारी हुई है, अभी मैं आगे बात करूंगा कि कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, सारी बातें करेंगे। तो जो भी इसकी अंतिम तिथि है वहां तक आपके ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं 5 नंबर पॉइंट की। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां 45 वर्ष के लिए अग्रित नहीं करते हुए इन पदों के निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। मतलब अगर जो भी ये कैटेगरी है आरक्षण वाली, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अगर इनके स्टूडेंट नहीं मिलते हैं तो इनको आगे ने मतलब ट्रांसफर करके इनको आगे के लिए भर्ती में शामिल नहीं करके सामान्य श्रेणी के जो भी कैंडिडेट है उनको आरक्षित कर दी जाएगी। इनको सामान्य पोस्ट मानकर उन स्टूडेंटों को ये पोस्टें डिक्लेयर कर दी जाएगी, उनको मतलब कि इनके आधार पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। महिला स्वास्थ्यकर्ता सभी कैटेगरी के 100% महिलाओं हेतु आरक्षित है। ये देख सकते हैं जो एएनएम की भर्ती है उनमें ओनली महिलाएं आरक्षित है, वही आवेदन कर सकती है। सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन पदों पर महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण दंडवत हॉरिजॉन्टल हेतु 30% दिया होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। मतलब जो भी सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती है, ये आप देख सकते हैं सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, उसके अंदर 30% आरक्षण दे रखा है महिलाओं को, तो वो उसके अनुसार ही दे होगा, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ स्पष्टीकरण। ये स्पष्टीकरण में क्या दे रखा है इसको हम रीड कर लेते हैं। किसी वर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, शहरी या जनजाति की पात्र उपयुक्त महिला आवेदक नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। समस्त महिला आवेदक को आरक्षण के लाभ हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी जाति कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ये देख सकते हैं अगर कोई भी महिला आरक्षण का श्रेणी का लाभ ले रही है, जैसे कोई महिला ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और उसने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया फॉर्म में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई किया है, अगर उस महिला की मान लो शादी वगैरह हो गई है तो जो भी उस महिला के जो भी हस्बैंड है उनका आय प्रमाण पत्र न बनके उनकी जो भी पिता थे, जो भी पिता है उनका आय प्रमाण पत्र देना होगा। जो भी मूल निवासी वगैरह है, जो भी जाति कैटेगरी का, उनका यहाँ पे प्रमाण पत्र देना होगा। ये क्लियर स्पष्टीकरण इसके अंदर दे रखा है। बाकी अगर उस कैटेगरी की महिला नहीं होती है तो वो पुरुष अभ्यर्थी को सीट दे दी जाएगी। 8 नंबर में पॉइंट की बात करूं, महिला हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा एवं 2% डिवोर्स तलाकशुदा विवाह महिलाओं के लिए आरक्षित है। 10% साथियों जो भी आपके विधवा महिला, इसके अलावा जो डिवोर्स वाली महिला है उनके लिए ये पद आरक्षित है 10%। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की विच्छिन्न मतलब जो कि डिवोर्स वाली महिला है से भरा जाएगा। इस प्रकार विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जाएगा। मतलब साथियों अगर डिवोर्स कैटेगरी की जितनी सीटें हैं उतनी अगर महिलाएं नहीं मिलती है तो उन सीटों को जो विधवा महिला है अगर उनकी कैटेगरी की महिलाएं ज्यादा है तो उनसे भर दिया जाएगा और इसके अपोजिट मतलब उन पदों से भरा जाएगा। ये इसके अंदर क्लियर दे रखा है, बाकी आप इसको रीड कर ले। 9 नंबर में पॉइंट की बात करूं, विशेष योग्यजन उत्कृष्ट खिलाड़ी भूतपूर्व सैनिक के लिए दर्शाए गए पदों का आरक्षण दंडवत हॉरिजॉन्टल है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। जो भी ये विशेष योग्यजन जो भी भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उनको जो भी जिससे भी वो अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर रहा है जो भी कैटेगरी का उसके अंदर की उसको समायोजित किया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट की मैं बात कर लूं, विज्ञापित पदों के लिए राजस्थान विशेष योग्यजन सम्मान अवसर अधिकारी के संरक्षण और पूर्व भागीदारी का नियम 2018 के अनुसार
विशेष योग्यजन को 4% आरक्षण दंडवत रूप से दे होगा। अब जो भी ये विशेष योग्यजन वाले कैटेगरी है हो गई, इनको 4% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं 4% आरक्षण दिया जा रहा है। जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक जनवरी 2021 में वर्णित पद महिला स्वास्थ्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के कार्य के लिए पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को 40% या अधिक दिव्यांगता होने पर ही उसकी श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया होगा। ये जो भी आप बड़े बड़े पॉइंट है वो आप जरूर रीड कर ले। बाकी मेनली जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। अब मैं 11 नंबर की पॉइंट की बात करूं, ये देख सकते हैं विशेष योग्यजन की प्रत्यक्ष मेरिट सूची बनाकर चयनित अभ्यर्थियों का उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जाएगा। ये देख सकते हैं जो भी विशेष योग्यजन वगैरह वाले कैंडिडेट हैं उनकी अलग मेरिट श्रेणी बनाई जाएगी, उनको अलग से ही वो आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित किया जाएगा, उनकी मतलब अलग से ही मेरिट श्रेणी बढ़ेगी। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं 12 नंबर पॉइंट में ये दे रखा है, जो भी अगर आप विशेष योग्यजन किसी भी श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपका मेडिकल बोर्ड से जो भी प्रमाणित सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ये देख सकते हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये उत्कर्ष खिलाड़ी के लिए हो गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग राजस्थान के मूल निवासियों को दे, जो भी ये आरक्षण का लाभ है ये राजस्थान के मूल निवासियों को दिया जा रहा है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में आवेदन करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से सीट अलॉट होने वाली है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये देख सकते हैं राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी बन गई है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत। अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और आपका कहीं दूसरे स्टेट में विवाह हो रखा है और आपकी वाइफ ने ये फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैं बता देता हूँ जो भी आपकी वाइफ ने ये फॉर्म अप्लाई किया है तो उसको जनरल कैटेगरी से सीट का अलॉटमेंट होगा। आप अगर ओबीसी से है तो उस महिला को ओबीसी श्रेणी में नहीं माना जाएगा। ये आप देखते हैं उन्हें अनारक्षित के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, ये क्लियर दे रखा है। बाकी ये देख सकते हैं वही है निम्नानुसार प्रक्रिया से भरा जाएगा। नॉन क्रिमिनल अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक वर्ग के लिए आरक्षित पद हेतु पात्र उपयुक्त नहीं होने पर पदों को निम्नानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। आवेदक को भारत का नागरिक होना तथा भारत सरकार के गृह एवं न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा इस हेतु प्रदत्त प्रमाण पत्र धारी होना आवश्यक है। जो भी ये दे रखा है इनको आप जरूर रीड कर ले। अब हम बात कर लेते हैं जो भी ये फॉर्म है एएनएम यानी महिला स्वास्थ्यकर्ता के, सहायक रेडियोग्राफर के, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन के, इन पदों के फॉर्म को भरने के लिए हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो महिला स्वास्थ्यकर्ता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। ये देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड मतलब कि 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सली नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह है वहाँ से एएनएम की जो भी आपका डिप्लोमा जो भी डिग्री वगैरह जो भी होता है एएनएम का डिप्लोमा वगैरह वो होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आप 10वीं पास होना चाहिए एएनएम अगर आप एएनएम की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो भी आपका राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग है इसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। मतलब एएनएम भर्ती के लिए अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एएनएम के अंदर 10वीं पास, इसके अलावा जो भी आपका डिप्लोमा जो भी अगर डिग्री वगैरह जो भी होता है एएनएम के अंदर डिप्लोमा ही होता है तो वो डिप्लोमा, इसके अलावा आपका मतलब जो भी राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग है आरएनसी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये देख सकते हैं। बाकी अधिमान्य योग्यता जो भी अलग योग्यता है आपको हिंदी भाषा का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, इसके अलावा ये शैक्षणिक योग्यता ये देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्ष होनी चाहिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग जयपुर द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। मतलब साथियों आपका आरएनसी के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन है तो जो भी आपका पंजीयन क्रमांक है जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस फॉर्म में लिखना अनिवार्य है। पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना आवश्यक है। मतलब फॉर्म की लास्ट डेट तक आपका जो भी आरएनसी है राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग उसमें रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिए राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 में यथा विवाहित समस्त अन्य योग्यता पूर्ण करने अनिवार्य है। यह आवेदित पद के लिए इन नियमों के तहत नियुक्त अयोग्य नहीं होना चाहिए। जो भी ये दे रखा है ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तभी आप एएनएम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड नंबर सहायक रेडियोग्राफर हेतु शैक्षणिक योग्यता मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो भी आपके सहायक रेडियोग्राफर की भर्ती है उसके लिए
इसके बाद दे रखा देख सकते हैं आप सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद आइदर बायोलॉजी मैथमेटिक्स। इसके अलावा आपके साथ में रेडियोग्राफर कोर्स पास फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। मतलब कि अगर आप सहायक रेडियोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका एक तो 12th आप साइंस से पास आउट होना चाहिए, चाहे आप पीसीबी यानी कि बायोलॉजी से हो, इसके अलावा पीसीबी यानी मैथ से हो, 12th पास होना चाहिए आप। इसके बाद में मैं बात कर लूँ, आपके पास रेडियोग्राफर का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, जो भी डिप्लोमा होता है। मैं बात कर लेता हूँ आपके डीआरटी हो गया, अगर बीआरटी हो गया, अगर आपके पास सेंट्रल का भी कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। ये देख सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, ये देख सकते हैं राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से अप्रूव कर रखा है, तो वो भी ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं 2 नंबर पॉइंट में दे रखा रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल। आरपीएमसी में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब ये आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन आपका जो भी फॉर्म की लास्ट डेट है वहां तक आपके पास ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप ये सहायक रेडियोग्राफी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही साथियों सेम एज इसके अंदर दे रखा है, आरपीएमसी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म के अंदर अंकित करना। आरपीएमसी में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया है वो आपको इस फॉर्म के अंदर अंकित करना होगा। इसके अगर आप इसके अनुमोदन में कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं रजिस्ट्रेशन के समकक्ष, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको मान्य नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। आपका परमानेंट जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको इसमें अनिवार्य रूप से फील करना होगा। अब लैब टेक्नीशियन के अंदर भी वही सेम एज योग्यता है साथियों जो सहायक रेडियोग्राफर के अंदर है। इसके अंदर पर डिफरेंट ये है, आपके 12th तो होनी चाहिए, वही आपके साइंस हो गया, इसमें बायोलॉजी मैथ। इसके अलावा आपका जो भी डिप्लोमा डिग्री है वो इसके अंदर होना चाहिए, चाहे मैं डीएमएलटी की बात करूँ चाहे आपके बीएमएलटी की बात करूँ। इसके अलावा आपका वही राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये क्लियर इसके अंदर दिशा निर्देश दे रखे हैं। सहायक रेडियोग्राफर और जो भी लैब टेक्नीशियन है उसके अंदर सेम एज क्वालिफिकेशन है, बस इसमें वो आपके डिप्लोमा डिग्री का अंतर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करने के बाद हम बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं आप जो मैट्रिक्स लेवल दे रखा है, आपका पे लेवल दे रखा है, पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार दे रखा है महिला स्वास्थ्यकर्ता, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर है। तो अब ये देख सकते हैं भर्ती किस आधार पर है। बहुत से साथियों के ये कमेंट्स मैसेज आएंगे भर्ती किस आधार पर, अभी ये पता ही नहीं। तो साथियों ये भर्ती सीधी है, मतलब जो भी आपके डिग्री डिप्लोमा के परसेंटेज है वो परसेंटेज, इसके अलावा जो भी आपके 12th के परसेंटेज है उसके आधार पर ये सीधी भर्ती आयोजित होने वाली है। जो भी आपके एएनएम की भर्ती है, महिला स्वास्थ्यकर्ता, इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, ये देख सकते हैं नोट में क्लियर दे रखा है। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त प्रशिक्षु को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पर ऐसी दरों पर किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। ये देख सकते हैं भर्ती ये सीधी है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब मैं बात कर लेता हूं आयु सीमा, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसके अंदर आवेदन कर सकता है। अगर आपका डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट है, इसके अलावा आपका राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, अगर नहीं भी है लास्ट फॉर्म की लास्ट डेट तक हो जाता है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो मैं आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा अधिनियम सेवा अधिनियम 10 के प्रावधान के नियम जो भी है लागू हो गए। आयु की गणना ये देख सकते हैं 1/1/2023 को आधार मानकर की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। अभ्यर्थी जन्म तिथि हेतु सेकेंडरी की अंकतालिका के प्रति अंकतालिका में जन्म तिथि अंकित न होने पर सेकेंडरी उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, जो भी आपने सेकेंडरी मतलब 10th पास किए उसका प्रमाण पत्र जिससे जन्म तिथि प्रमाणित होती हो वही अपलोड करे। ये अपलोड करनी है आपको 10th की मार्कशीट, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैं बात कर लूँ 1/1/2023 तक जो आने वाली जनवरी है, अगर वहां तक आपकी एज 18 वर्ष होती है और अधिकतम आयु आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु इसके अंदर 40 वर्ष दे रखी है। अब आगे बात कर लेते हैं कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2022, जो भी है आपकी एज क्राइटेरिया उसके अंदर छूट दे रखी है। ये आप नोटिफिकेशन जरूर रीड कर लें, जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है अधिसूचना, इसके अंदर जो भी निम्नानुसार छूट है वो दे रखी है। ये देख सकते हैं ये छूट का यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ देखने को मिल जाएगा किस कैटेगरी को कितनी छूट है। ये आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति
इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के 5 वर्ष। इसके अलावा मैं बात करूँ सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष। इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 10 वर्ष। विधवा डिवोर्स वाली महिला को अधिकतम आयु सीमा नहीं, कोई आयु सीमा नहीं है साथियों। जो भी विधवा डिवोर्स वाली महिलाएं हैं उनको, ये भूतपूर्व है, इनकी आ गई, ये आप जरूर रीड कर लेवे। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूं दिव्यांगजन है जो, उनके अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी होगी। चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम सेवा 1965 के नियम 10 के अनुसार पात्र अभ्यर्थी को इस विज्ञापित पद पर उनके कार्य अनुभव अवधि की सीमा तक अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जाएगी। अगर किसी के पास अनुभव है, कार्य अनुभव के अवधि है, तो उसको मतलब आयु सीमा में 5 वर्ष का प्रावधान किया गया, मतलब उसको भी 5 वर्ष का इसमें छूट दी गई है अगर आपके पास अनुभव है। ये आप देख सकते हैं कार्य अनुभव अवधि की सीमा तक। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नोट और दे रखे हैं, ये तो आपके आयु सीमा का ही हो गया, आप देख ले। इसके अलावा ये देख सकते हैं, ये आपके हो गया फिजिकल फिटनेस संबंधित हो गया, आयु सीमा फिजिकल फिटनेस संबंधित। अब मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट 3 नंबर का पॉइंट बताने वाला हूँ। विगत 3 वर्षों में उक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी नहीं किए जाने के कारण जो अभ्यर्थी जिनकी मतलब 1/1/2023 को अधिकतम अधिकायु के होते हैं, उन्हें राज्य सरकार की अधिसूचना 23/9/2008 के अनुसार उपयुक्त अधिकतम आयु सीमा में महिला स्वास्थ्यकर्ता के आवेदक को 3 वर्ष, सहायक रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के आवेदक को 2 वर्ष का, जो भी अभी गवर्नमेंट में हाल ही में जो भी ये छूट दी थी 2 वर्ष और 3 वर्ष की, वही साथियों इसके अंदर दे रखा है। मतलब 3 सालों के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सालों के अंदर ये कोई भर्ती नहीं होने के कारण अगर जो व्यक्ति मान लो जनरल का है, अगर उसकी आयु 42 वर्ष भी हो गई है, ये आप देख सकते हैं सहायक रेडियोग्राफर, इसके अलावा आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन, तो भी वो आवेदन कर सकता है क्योंकि 2 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे दी जा रही है, जो कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। इसके अलावा मैं आगे बात करूँ 4 नंबर, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष, जो भी रिटायरमेंट अधिकारी है उसकी आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसके अलावा नियुक्ति तिथि, इसलिए नियुक्ति दिनांक तथा अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी ये सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देश प्रभावी होंगे, और जो भी राजस्थान सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे एज क्राइटेरिया के अंदर, वही इसके अंदर नियम प्रभावी होंगे, ये क्लियर दे रखा है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं चयन प्रक्रिया। ये देख सकते हैं अन्य विवरण के अंदर दे रखा है कि आपका चयन किस आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन नियमों के संलग्न यथा शैक्षणिक परीक्षा एवं वैश्विक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित दे बोनस यदि दे हो जोड़कर वैधता के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये सीधी डायरेक्ट भर्ती है। आपके 12th के परसेंटेज हो गए, इसके अलावा आपके जो भी डिप्लोमा डिग्री के जो भी परसेंटेज है वो, अगर आपके पास अनुभव का प्रमाण पत्र है तो वो, इन तीनों को मिला के ये भर्ती मेरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगर आपके पास अनुभव का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके 12th और जो भी डिप्लोमा के परसेंटेज है डिप्लोमा डिग्री के, उनके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ये आप जरूर रीड कर लेवे। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर और भी दिशा निर्देश दे रखे हैं। ये देख सकते हैं दस्तावेजों का सत्यापन किस प्रकार के किया जाएगा, क्या क्या आपको चाहिए उस टाइम, सारी डिटेल से दे रखी है। तो आप विस्तृत विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक रीड कर ले, तब आपके एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेजों के कोई भी दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप ऑनलाइन जो भी आवेदन है ऑनलाइन किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन में जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर फिर आप अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी आप ये जरूर रीड कर ले। अब मैं बात कर लेता हूं ऑनलाइन आवेदन की अवधि, कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देख सकते हैं महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम हेतु दिनांक 23/12, मतलब जो भी महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम की भर्ती की जो डेट है फॉर्म स्टार्ट होने की वो है अपराह 4 बजे, मतलब दोपहर के 4 बजे से दिनांक 22/1/2023 तक, मतलब 1 महीने एएनएम भर्ती के आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ये देख सकते हैं 23 दिसंबर से लेके 22 जनवरी तक लगभग 1 महीने फॉर्म चलने वाले हैं। सहायक रेडियोग्राफर की मैं बात करूं तो 30/12/2022 को, मतलब 30 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे।
ये सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के, जो कि 29 से मतलब दिसंबर लास्ट से ये फॉर्म स्टार्ट होके जनवरी एंड तक ये आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके उपरांत ऑनलाइन निष्क्रिय हो जाएगा। साथियों, पिछली बार ये फॉर्म है आपके जो ऑफलाइन थे, इस बार फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन त्रुटि संशोधन अवधि। अब जो भी आप ये ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, इसके अंदर त्रुटि का क्या समाधान किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। यद्यपि समस्त आवेदकों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी अपनी निगरानी में समस्त सूचना अंकित की जाएगी तथा विज्ञापित में वर्णित अनुसार समस्त प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। तथापि आवेदक के हित में उनको उक्त प्रक्रिया में सावधानी बरतने के बाद भी रह जाना वाली त्रुटियों में संशोधन का अवसर देते हुए ऑनलाइन आवेदन अवधि समाप्त होने के पश्चात पृथक विज्ञप्ति जारी करते हुए सीपू की वेबसाइट, ये देख सकते हैं सीपू की वेबसाइट दे रखी है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट सीपू, इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट सूचना दी जाएगी। मतलब अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है, अगर आपको बाद में संशोधन करना है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं 200 रुपये का शुल्क लगेगा आपके। इसके बाद में अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी और जो भी आपके फॉर्म में करेक्शन करना है वो आप कर सकते हैं। बाकी साथियों, आप ध्यानपूर्वक ये जो भी दिशा निर्देश है इनको रीड करके आप ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें, तो आपके वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर बाय द वे कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए आपसे अलग से विज्ञप्ति जारी करके ये आपके जो भी फॉर्म है उसमें संशोधन किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, इसमें फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या रहेगी ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो भी दिशा निर्देश है उनको आप जरूर ध्यानपूर्वक रीड कर ले। इसके बाद में आपको जो भी सीपू की वेबसाइट है, उसके अलावा जो भी ये स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट है, वहां से आप ये ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। पूर्णतः भरने के बाद आपके पास एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको अपने पास सुरक्षित रखना है। इसके अलावा अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क सहित किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। जो भी आपसे शुल्क लिया जा रहा है, अगर भर्ती कैसे भी होती है, आगे कुछ भी प्रक्रिया रहती है, तो जो भी आपका शुल्क है रिफंड नहीं किया जाएगा। ये आप क्लियर दे रखा है इसमें। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप देख ले। ये डॉक्यूमेंट्स है आप ऑनलाइन आवेदन करते समय जरूर अपलोड करें। ये देख सकते हैं पूर्णतः भरे गए जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इनके बारे में ये जानकारी दे रखी है। ये देख सकते हैं, ये आप जरूर इन चीज़ों को आप जरूर रीड कर ले। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये जो भी ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो दे रखी है, ये आप जरूर रीड कर ले। ये देख सकते हैं साथियों, इसके अलावा हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखे हैं यहाँ के अंदर, जो भी आपके हेल्पलाइन नंबर। ये देख सकते हैं फॉर्मेट दे रखा है, आपकी जो भी इमेज है वो किसके अंदर होगी, जेपीजी, पीएनजी, जो भी आपकी फोटो वगैरह है, हस्ताक्षर, ये सभी चीज़ें दे रखी है। ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तब की बात है। अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आवेदन शुल्क। जो भी फॉर्म फीस है वो क्या रखी गई है, तो सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है तो 500 रुपये। जो भी क्रिमिनल श्रेणी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आवेदक है सामान्य वर्ग के, उनके लिए 500 रुपये। इसके अलावा आर्थिक वर्ष मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 350 रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा जो भी विधवा, तलाकशुदा जो भी महिलाएं हैं, विशेष योग्यजन, उनके लिए 250 रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा जिनकी भी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए भी ये 250 रुपये शुल्क दे होगा। राजस्थान के टीएसपी अनुसूचित हेतु ये भी 250 रुपये आपके शुल्क रखा गया, मतलब 250 रुपये। यह हो गई आपके शुल्क की बात। अब हम आगे चलते हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट में कुछ और दे रखा है, तो आप इन्हें जरूर रीड कर लें। मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूँ, अगर आपकी आय जो भी पारिवारिक आय है 2.5 लाख रुपए से कम है, अगर आपने उस कॉलम में टिक कर दिया है और आपने उस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर दिया है, जब भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो आपसे जो भी 2.5 लाख का जो भी प्रमाण पत्र है वो मांगा जाएगा। आय प्रमाण पत्र तब प्रस्तुत करना होगा, तो आप ये सावधानी पूर्वक फिल करें। अगर आपकी पारिवारिक आय वास्तव में 2.5 लाख से कम है तभी आप उस कॉलम में हाँ करें, अन्यथा ना करें। ठीक है, ये हो गई। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी दे रखे हैं। ये आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो आप इन्हें भी रीड कर लेवे। अगर आपके कोई डिटेल समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं विस्तृत विज्ञप्ति दे रखी है। कोई भी आपके अगर डिटेल समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप इसको रीड करेंगे तो आपसे ये आपके ये विज्ञप्ति आपके समझ में आ जाएगी।
बाकी जो भी मेनली पॉइंट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सामान्य निर्देश वगैरह जो भी इस विज्ञप्ति में दे रखा है ये देख सकते हैं। निर्देशक राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर, ये हस्ताक्षर दे रखे। मतलब साथियों जो भी आपकी भर्ती आनी थी एएनएम, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर की फाइनली आ चुकी है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।